तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच में क्या संबंध है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चैप्टर का जो नाम है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो आज हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी है ना, अवतल दर्पण में फोकस दूरी को हम क्या कहेंगे, f कहेंगे। क्या कहेंगे, f। फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच में संबंध, r के बीच में संबंध है ना। वक्रता त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच में क्या संबंध है ना। तो अगले लेक्चर में हम बता दिए थे क्या संबंध है कि 2f बराबर r संबंध है ना। 2f बराबर r का संबंध है, या तो f बराबर r बटे 2 का संबंध है। f बराबर r बटे 2 का संबंध है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेना चाहेंगे है ना, उसके बाद हम समझाना चाहेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा हुआ होता है। कैसा होता है, धसा हुआ होता है। जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ये हो गया m, ये हो गया n है ना। और दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल मतलब ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव है ना। जो अगले लेक्चर में नहीं पढ़े उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। और जहां पर प्रकाश की किरणें, इसको हम गोलीय दर्पण, ये गोला का भाग है, तो इसका अपना एक सेंटर रहा होगा, क्या रहा होगा, केंद्र रहा होगा। इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र C। और C से हम P को मिला दे रेखा, तो उसी रेखा को हम क्या कहेंगे, प्रधान H। इस रेखा को हम क्या कहेंगे बाबू, प्रधान H। क्या कहेंगे, प्रधान H, या तो मुख्य H है ना, प्रधान H या तो मुख्य H है ना, मुख्य H। बात समझ में आ रहा है, प्रधान H या तो मुख्य H। तो ये हो गया प्रधान H। अब हम बात करेंगे प्रकाश की किरणें जब आती है तो किसी न किसी बिंदु पर है ना पड़ती है, परावर्तन के बाद। किसके बाद, परावर्तन के बाद, क्योंकि ये परावर्तक पृष्ठ है तो इसी पर परावर्तन होगा, तो ये किसी न किसी बिंदु पर पड़ेगी, अभिसारित होगी है ना। और उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। तो मान लेते हैं किरणें समांतर आई, तो किस बिंदु पे पड़ेगी, जिस बिंदु पे पड़ेगी उसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस है ना। थोड़ा सा आधा होना चाहिए है ना, त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। इस प्रकार से बनाते हैं ताकि आपको भी लगे कि हाँ आधा है। इसको कहते हैं F। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं है ना, फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है, फोकस बिंदु कहते हैं। ये है। उसके बाद हम इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और ये जो है रेखा किरणें हैं, बैठ जाना वहीं पर, ठीक है, वहीं पर बैठ जाओ। तो ये हो गया, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें दूरी की, तो यहां P से लेकर F तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। तो हम लिख देना चाहेंगे इसको है ना। FP को हम क्या कहेंगे, FP को हम कहेंगे फोकस दूरी। और इसको हम और संक्षिप्त में लिखना चाहें तो कहेंगे F। क्या कहेंगे, F
है ना। उसके बाद क्या है, P से लेकर C के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। CP है ना, वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्लियर है। जितना भी जानकारी है जो पहले कभी नहीं भी पढ़े हैं है ना, उनको हम जानकारी देते जा रहे हैं और वो समझ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया FP, इसको हम फोकस दूरी F कहेंगे। CP इसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है। अब हमने एक दर्पण लिया, उसे प्रधान अक्ष के समांतर हमने किरणें है ना परावर्तन करने की कोशिश की, तो वो फोकस बिंदु से होकर गुजरा। क्योंकि हम अवतल दर्पण में पढ़े थे कि किरणें यदि समांतर प्रधान अक्ष के समांतर जाए तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी, है ना। यदि किरणें फोकस बिंदु से जाए तो वो किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर होती हुई जाएगी। क्लियर है। और ये भी बताए थे कि यदि प्रकाश की किरण है ना केंद्र की ओर जाए तो वह केंद्र से ही परावर्तन होकर पुनः वापस लौट जाएगी, है ना। तो ये 3 शर्त था, उसमें से एक पहला शर्त है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, हम सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे, सिद्ध क्या करना है, F बराबर R/2। यहाँ पर जो Mn है और भी जानकारियां दे देते हैं हम। Mn क्या है, यहाँ पर दर्पण है। Mn क्या है, दर्पण है ना। P यहाँ पर क्या है, P जो है ध्रुव है। P क्या है, ध्रुव है। नीचे दिख रहा है बाबू, देखो तो कहां तक दिख रहा है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। चलो ये हो गया ध्रुव। और CP के बारे में बोल ही दिए, Mn के बारे में बोल ही दिए, FP के बारे में बोल ही दिए। और कुछ छूटा है, अच्छा निचला नहीं जनाता है। P ध्रुव, ढंग से बोलना है कि नहीं। मगही है तो कि मगही भाषा बोलेगा, है कि नहीं। चलो P क्या है, ध्रुव। चलो तुम्हारा भी बात यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम क्या सिद्ध करेंगे, F बराबर R/2 सिद्ध करेंगे, है ना। ये जो है ना, ये और ये दोनों आपस में बराबर है। FP और CF दोनों आपस में बराबर है ना। और जो त्रिज्या है, मान लेते त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी कितना होगा, 5 होगा। मतलब त्रिज्या का आधा कौन होगा, फोकस दूरी। तो वही न हुआ कि त्रिज्या का हमें आधा कर देते हैं। लीजिए भाई, त्रिज्या का आधा करना है तो किसी को आधा करना है तो उससे हम क्या कितना से भाग देंगे, 2 से। और हमको क्या मिलेगा, फोकस दूरी F। तो वही तो F बराबर R/2। F बराबर R/2 ही हमें सिद्ध करना है। F बराबर R/2 ही सिद्ध करना है। क्लियर है। तो हम शुरू करते हैं, है ना, एक नए फिगर के साथ, ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। ठीक है। तो हम अवतल दर्पण सबसे पहले बना लेना चाहेंगे। ये क्या है बाबू, अवतल दर्पण, जिसका प्रवर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है। क्लियर है। और इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे। अभी तुरंत ही जानकारी हम दी है ना। और जहां पर किरणें फोकस होगी उसको हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु, है ना, यहाँ के आसपास। और इसकी जो अपनी गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा उसको हम कहेंगे, है ना, वक्रता केंद्र। ठीक है। तो किरणें प्रधान अक्ष के समांतर जाएंगी, वह फोकस से होकर गुजरेगी, है ना। कहां से, फोकस से होकर। ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगा। चलिए क्लियर है। अब जो बात है, अब प्रश्न उठता है, अब यहां से हम कैसे हल करेंगे। तो हल करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि क्या है, समतल दर्पण है। कुछ इसका जो इतना हिस्सा है, देखिए कोई भी गोला है तो उसमें क्या है, एक छोटा सा अगर हम भाग ले लें तो कहीं ना कहीं समतल ही होगा, गोल नहीं होगा। जैसे एक हम वृत्त बनाते हैं, तो वृत्त का जो इतना एरिया है, कम से कम ये तो सीधा रेखा होगा ना, सरल रेखा, कुछ तो होगा सरल रेखा। तो ऐसे ही मान के चलते हैं कि एक समतल दर्पण है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है ना। यहाँ पर परावर्तन हो रहा है ना, परावर्तन हो रहा है, चिकना सतह है, पॉलिश सतह है ना। ठीक, तो परावर्तन हो रहा है। अब परावर्तन होता है तो परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। पहला नियम क्या है, आपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, कोण I बराबर क्या हो जाएगा, R, कोण I बराबर R। क्लियर है।
क्लियर है बाबू, कोण आई बराबर आर हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, इसको हम मान ले ए, है ना, तो यहाँ पर देखा जाए कि ए और एम जो है समांतर है। किसके समांतर है, तो सीपी के समांतर है। सीपी के समांतर है, एम जो है समांतर है सीपी के। तो अगर देखा जाए ऐसा बात है तो ये कोण जो है इसके बराबर होगा एकांतर कोण से, है ना। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जब दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा कोई काटती है तो ये जो अल्टरनेट कोण होता है, यदि समांतर है तो, समांतर नहीं है तो एकांतर कोण बराबर नहीं होंगे, और एकांतर कोण बराबर है तो समांतर जरूर से जरूर होगा, है कि नहीं। अल्टरनेट कोण है ना, एक दूसरे का विपरीत है, अल्टरनेट है, फिर भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये समांतर रेखा है और इसको तीसरा रेखा कोई काट रहा है, तो हम क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर समांतर है और इसको यहाँ जो है ये जो है अल्टरनेट रेखा है ना, तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए एम सी बराबर, ए एम सी किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा कोण एम सी एफ कर दें, ये तो पी कर दें, है ना। यहीं तक बढ़ के बोलेंगे तो यहां तक उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या है, ई कोणमा का नाम है आई, तो इहो कोणमा का नाम क्यों हो जाएगा, आई नहीं हो जाएगा। जब दोनों बराबर है, ई कोण आई है तो ई कोण आई हो जाएगा। अब देखो फिगर से समझो, ये कोण आई है तो ये भी तो आई होगा, कैसे, एकांतर कोण से। ये आई है तो ये भी तो आई होगा, तो ये आई हो गया। अब हम क्या जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम से, है ना, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम से क्या जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम से, है ना। यहां से भी हम खींच देते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, है ना। पहला नियम क्या कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर। इसका मतलब क्या है, ये कोण भी आपस में बराबर है, तो इसका नाम क्या है, आई। हम कह सकते हैं एम सी एफ, है ना, क्या कह सकते हैं, एम सी एफ बराबर आर का हम नाम क्या ले सकते हैं, तो सी एम एफ, है ना, क्या ले सकते हैं, सी एम एफ, क्लियर है। उसके बाद जो है ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है तो किस त्रिभुज में है, सी एम एफ में है। किसमें है, सी एम एफ त्रिभुज में ये दो कोण बराबर हैं। और क्लास 9 में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, दो कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसकी दो भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज सी एम एफ में हम जानते हैं कि ये दो बराबर आया है, इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, समीकरण 1 समीकरण 2, है ना। तो ये बराबर है एम सी एफ बराबर क्या है, सी एम एफ, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। यहां पर हम दिखा चुके हैं, है ना, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, है ना। चलिए ठीक है, तो दो कोण बराबर है, तो इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। तो क्लास में 9 में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो कोण अगर बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजा, उसके सामने वाली जो भुजा है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसके सामने कौन भुजा है, इसके सामने ये भुजा है, और इसके सामने कौन भुजा है, ये भुजा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कहने का अर्थ है कि सी एफ बराबर, इसके सामने कौन है, एम के सामने कौन है, एम के सामने ये सी एफ है, हाँ सही बात है, एम के सामने एम को आना चाहिए, एम को, हाँ इधर लिख देते हैं सी एफ, है ना, सी एफ, और इधर क्या लिख देते हैं, एम एफ। उससे कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने के लिए कि इसके सामने कौन इसके सामने कौन भुजा है, एम सी एफ के सामने कौन है, एम एफ है, तो इसको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद सी एम एफ, तो इसके सामने कौन है, ये है सी एफ, तो सी एफ लिख देते हैं। अब क्लियर है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो आगे बढ़ते जाते हैं, जो काम आएगा उसको समीकरण मानते जाते हैं, है ना, जिसका हम उपयोग करेंगे ताकि पता चल सके कि हमने कहां से किस पद का उपयोग किया है, ठीक है। तो एम एफ और सी एफ आपस में क्या है, बराबर है। अब क्या है, हम मान लेते हैं
क्या मान लेते हैं कि जो किरणें हैं वो जा रही है काफी निकट में, है ना। किरणें जो परावर्तन हो रही है प्रधान अक्ष के जो समांतर जा रही है किरणें, वो क्या है, काफी निकट में जा रही है। जैसे हम समझा देते हैं, ये जो है ना एम और पी काफी करीब है, यहां ना रह करके यहां है, मान के चलते है ना। माना कि एम बिंदु और पी बिंदु क्या है, काफी निकट है। तो अगर हम इसको इस पर रखें ऐसे करके, देखो यहां से यहां की लंबाई इतना है, अगर हम इसको इस तरह से ले जाएं तो लगभग में उसी के लंबाई के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना कि एम बिंदु तथा पी बिंदु काफी निकट है ना। माना कि एम बिंदु एम तथा बिंदु P काफी निकट है ना, निकट है, ज्यादा नहीं लिखना चाहेंगे, है ना। तो अगर निकट है तो इसका मतलब क्या है कि ये इस पे आ जाएगा, इसका मतलब m किसके बराबर होगा, FP के बराबर होगा। MF किसके बराबर होगा, FP के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि MF बराबर होगा, किसके बराबर होगा, MF किसके बराबर होगा बाबू बताओ, FP के होगा बराबर। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, और समीकरण 2 तथा 3 से लगता है अब दिखाई नहीं दे रहा है ना। 2 तथा 3 से है ना। इस फिगर को हम मिटा देंगे यहां पर, है 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या है, 2 तथा 3 से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। पहले इसको हम मिटा लेना चाहेंगे। देखिए समीकरण 2 तथा 3 से क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि MF बराबर क्या है, CF है, ठीक। और इधर पर क्या है, MF बराबर क्या है बाबू, MF बराबर क्या है, FP है। इसका मतलब क्या है कि राम बराबर है मोहन से, राम बराबर है सोहन से, राम बराबर है मोहन से, राम बराबर है सोहन से। इसका मतलब मोहन और सोहन भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इसका मतलब CF बराबर FP होंगे, है ना। ये समीकरण नंबर 4 है ना। समीकरण 1 2 3 4 A B C किसी को भी हम मान सकते हैं, जरूरी नहीं है, कोई लिखा जोखा नहीं है कि हम इसका नाम हमने समीकरण दे दिया 4 तो आप नहीं दे सकते हैं 5, या तो आप नहीं दे सकते हैं B, है ना। रेगुलर तरीके से दे सकते हैं आप, है ना, अगर आ रहा तो, है ना, समीकरण 5 में, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है क्या हम क्लास 9 की अवधारणा के अनुसार से हम लिख सकते हैं कि CP बराबर, CP को अगर हम तोड़ें तो CP जो है ना 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। CP बराबर हम क्या लिख सकते हैं, CP बराबर हम लिख सकते हैं CF प्लस क्या लिखेंगे, FP लिखेंगे। तो CP को हम क्या हमने बताया है, यहाँ पर CP को हमने R बताया है, तो इसकी जगह पर हम R लिख दें, चलो ठीक है R लिख देते हैं। उसके बाद क्या है CF क्या है, तो CF, चलो ठीक है CF है ना, CF। तो CF अगर यहां पर देखा जाए तो CF की जगह पर हम FP ले सकते हैं समीकरण नंबर 4 से, तो हम ले लिए FP, ठीक है। और यहां पर पहले से क्या था, FP, ठीक है। तो R बराबर क्या हो गया, FP को हम क्या लिखेंगे, FP को हम क्या कहेंगे, F कहेंगे, तो F लिख दिए। और FP को यहां पर हम क्या कहेंगे, F कहेंगे। तो R बराबर F प्लस F, तो क्या हुआ, R बराबर F प्लस F, तो क्या हो गया, R बराबर है ना 2F। और ये क्या है, गुणा में, तो इधर जाएगा तो भागा में, ये चर ये भी चर, ये क्या है अचर, गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में। तो R बटे 2 बराबर क्या हुआ, F, और ये सिद्ध हो गया F बराबर R बटे 2। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।